हाय एवरीवन। हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पेपर इकोनॉमिक्स का सेट नंबर जो है थर्ड। ये आपका पेपर कोड है, आप चाहो तो मैच करा सकते हो। और वैसे जो सेट 1 और 2 जो था ना, वो भी क्या है, सिमिलर ही क्वेश्चंस है, बस क्वेश्चंस नंबर का जो है ऊपर नीचे हो रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 में होगा, 3 4 में होगा, इस टाइप से। बाकी क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम ही थे। तो ये जो है आपका सेट नंबर थर्ड है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको डिस्कस करवा दे रहा हूँ, जो आज एग्ज़ाम हुआ है इकोनॉमिक्स का। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन ए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट वाला आंसर होगा। इसके अंदर ऑप्शंस क्या बोला हुआ है, ये कह रहा है क्या, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड है। तो आंसर इज़ ट्रू। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ट्रू है, क्योंकि टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिर होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड द लास्ट होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ना, एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओरिजन, तो ये गलत है। पॉइंट ओरिजन से स्टार्ट नहीं होता। पॉइंट ऑफ ओरिजन का मतलब क्या होता है, देखो जी, जब आप एग्रीगेट डिमांड बनाते हो तो एग्रीगेट डिमांड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप तो होता है, दैट इज़ पॉजिटिव स्लोप तो होता है एडी, बट ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता। पॉइंट ऑफ ओरिजन का मतलब होता है जीरो, तो जीरो से स्टार्ट नहीं होता। ये बोल रहा है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दिस इज रॉन्ग। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, वो आपका सही है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ। इसमें बहुत सारे बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया, जो कि गलत है। इसका आंसर करेक्ट होएगा सी, ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस रिसीट्स। ये मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाते वक्त भी बताया था। जब आप यहाँ पे आओगे, लास्ट टॉपिक है ये बैलेंस डेफिसिट वाला, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसके अंदर ऑलरेडी मैंने क्लास के अंदर डिस्कस कराया था, जो सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। सरप्लस का मतलब होता है ऑटोनोमस रिसीट जो होता है ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट, लेकिन डेफिसिट का मतलब रिसीट जो है वो लेस देन पेमेंट्स होगा, लेकिन ऑटोनोमस। ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो कौन सा है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आपका आंसर सी जो है, ऑप्शन सी जो है वो है आपका राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, मनी इज़ एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज़ इन फ्यूचर। तो जिसको हम फ्यूचर्स के लिए स्टोर करते हैं, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मनी, और उस फंक्शन को हम बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक बोलो या सेंट्रल बैंक बोलो, इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक है, हैड डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी इन दी ओपन मार्केट। अच्छा, ओपन मार्केट के अंदर आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक यानी कि गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, करेंसी को परचेज करके और डोमेस्टिक करेंसी को क्या कर रही है, बेसिकली जो है डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट होने से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैनेजिंग फ्लोटिंग रेट। ठीक है, एक होता है फिक्स रेट, एक फ्लेक्सिबल रेट। तो फिक्स में क्या होता है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फ्लेक्सिबल में 100% मार्केट के ऊपर बेस होता है। लेकिन मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है, थोड़ा बहुत मार्केट के हिसाब से होता है और थोड़ा बहुत क्या है, गवर्नमेंट जो है क्या करती है, कंट्रोल करती है एक्सचेंज रेट पे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, मैनेज फ्लोटिंग रेट। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, इफ़ एन इकॉनमी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ 4, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिनोटेड बाय के, और आगे लिखा हुआ है ऑटोनोमस कंजम्पशन इज़ 30 करोड़। ऑटोनोमस कंजम्पशन को सी बार से डिनोट करते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा सी बार हुआ और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा के हुआ। द रेलिवेंट कंजम्पशन फंक्शन वुड बी, तो ये कह रहा है रेलिवेंट कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, सी आपसे पूछ रहा है सी क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें सी का मतलब क्या होता है। सी इक्वल्स टू होता है जी ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, और यू कैन ऑल्सो राइट सी बार प्लस बी का मतलब होता है यहाँ पे एम पी सी इंटू वाई, एम पी सी होता है। ठीक है, बट जब ये आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया हो तो पहले तो आप एम पी सी निकालोगे, बिकॉज के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी होता है, और ये आपकी के की वैल्यू दी हुई है 4, तो 1/1 माइनस एम पी सी, या फिर आप एम पी एस से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस एम पी सी हो जाएगा। तो 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू 1/4, और एम पी सी इक्वल्स टू आपका एग्जैक्टली हो जाएगा 1 माइनस 1/4, जो कि 0.75 आएगा, ना कि 0.25 आएगा। ठीक है जी, 1 माइनस 1/4 तो 3/4 होता है, तो 0.75 आ जाएगा आपका एम पी सी, करेक्ट है जी।
तो जब आपका ये MPC ये एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, तो 0.75 आ जाएगा आपका MPC, राइट। तो जो आपका कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है C बार, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन को C बार कहते हैं, MPC इंटू वाई। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस 0.75y। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ए होगा। इसके अंदर जो माइनस वाला है उसे तो पहले ही काट देना, बिकॉज सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई करके होता है, और यू कैन से यहाँ पे 1 माइनस एम पी सी इंटू वाई होता है, एम पी सी इंटू वाई, इस टाइप से ये सेविंग फंक्शन का। तो माइनस वाला तो काट ही देना, ये आंसर होगा ही नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर होएगा ये पॉजिटिव वाले में से होएगा, तो जो कि आंसर सही आपका ए होएगा। यहाँ पे 30 ऑटोनोमस कंजम्पशन और 0.7 वाई जो है वो आपका हो जाएगा क्या। ज़्यादातर बच्चे जो है के इक्वल्स टू 1/MP/S होता है, तो यहाँ पे जब आप MP/S निकालोगे ना तो ये आपका आएगा 1/4 यानी कि 0.25। तो 0.25 MP/S है, तो उससे भी आप निकाल सकते हो MPC इक्वल्स टू 0.75 आएगा। जैसे मर्जी वैसे निकालो, कैसे, K इक्वल्स टू 1/MP/S होता है, ठीक है जी। तो 1 यहाँ पे 4 रखोगे आप, 1/MP/S, तो हेंस MPS इक्वल्स टू 0.25 आएगा। तो MPS इक्वल्स टू 0.25 आया, तो MPC इक्वल्स टू 0.75 आता है। वी नो दिस सम टोटल ऑफ MPC MPS इक्वल्स टू 1, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी वाला। फिर हम बात करते हैं क्या, इसका और वाला ये पोर्शन है, और वाला आप कोई भी एक कर सकते थे। तो इसमें कह रहा है इफ़ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वुड बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों सर, इसका फार्मूला क्या होता है, देखो जी, MPC आपसे पूछा हुआ है, तो MPC इक्वल्स टू होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। अब आपके पास कह रहा है डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा S बोला हुआ है इसने, चेंज जो इंक्रीज इन सेविंग के बराबर आपका इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो अगर ये दोनों इक्वल होएगा तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू होता है डेल्टा S प्लस डेल्टा C आप कह सकते हो। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो डेल्टा C क्या हो जाएगा 0, तो इस केस में 0 अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू 0 आंसर होएगा। तो इक्वल टू 0 ये आपका करेक्ट आंसर होएगा किसका, बी वाले पोर्शन का, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 के अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए होगा, बिकॉज इसके अंदर ये बाकी सारे ऑप्शंस, इसमें कह रहा था आपको कॉलम 1 और 2 में मैच कराना है जो सही पेयर। तो देखो जी, स्कॉलरशिप के आगे लिखा हुआ है क्या, डी वाले के आगे लिखा हुआ है 4। तो ये जो स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट देती है वो फैक्टर इनकम नहीं होता बल्कि ट्रांसफ़र इनकम होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है क्या, सी वाला, सी के आगे थर्ड कैपिटल गुड्स लिखा हुआ है। तो एयर कंडीशन जो हाउस होल्ड जो कंज्यूम करता है ना वो कंजम्पशन गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स कहलाता है, ना कि कैपिटल गुड्स। जो टैक्सी यूज़ कर रहा है ना कार को एज अ टैक्सी, वो कैपिटल गुड्स होता है। तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है और ये भी गलत। तो आपका सही जो ऑप्शन है वो ये है, वेजिटेबल जो होता है पर्सनल पर्पज़ के लिए अगर हमने गार्डन में उगाया तो उसे हम मार्केट में बेचते नहीं हैं, तो ये नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होता है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर। फिर बात करें इसके और वाले का, क्वेश्चन और में दिया हुआ है कंप्लीट द टेबल। तो देखो जी, सबसे पहले आपको बता दें ये जो वैल्यू एडेड होता है, तो वैल्यू एडेड इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। यानी कि अगर मैं ए और बी और ये सी है तो सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए माइनस बी। आप इस टाइप से शॉर्टकट निकाल सकते हो। तो 2000 यहाँ पे डैश का मतलब ये 0 है, ये डैश डैश वाला फिल इन द ब्लैंक नहीं है, ये डैश दिया हुआ सीधा सीधा डैश, तो ये डैश है। तो 2000 माइनस 0 इक्वल्स टू 2000। फिर ये ऑप्शन ए में कह रहा है कितने में से 2000 माइनस करूँ कि 2000 आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप 4000 लिखोगे माइनस 2000 करोगे तभी 2000 आएगा। फिर ये 4400 है, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट 4400 है रिटेलर का, तो इसमें से जब आप 4000 माइनस करोगे तब जाके 400 रुपये आएगा। तो ए ऑप्शन हो गया 4000। दूसरा ऑप्शन भी हो गया कितना, ये दूसरा नहीं है, तीसरा है, ये तो तीसरा ऑप्शन। फिर यहाँ पे है दूसरा वाला, तो यहाँ पे क्या होगा देखो जी, इसमें भी सेम टोटल करो। सबसे पहले इन सब का टोटल कर दो आप, तो 2000 2000 और 400, तो ये आएगा 4400। अब ये 4000 जो 400 आपने लिखा है और यहाँ पे है 6000, तो यहाँ पे 10400 लिखोगे, इसमें से आप माइनस करोगे 6000 तभी जाके ये 4400 आएगा। तो ए इसके अंदर कह रहा था आपका क्या, इस क्वेश्चन में कह रहा था आपको बताना है ए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो नंबर 1 4000, नंबर 2 10400, फिर आया नंबर थर्ड में 4000 और फिर नंबर 4 में 4400। तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ समझा दी मैंने।
क्वेश्चन 7 की बात करते हैं हम लोग। 7 जो है, सपोज द प्राइस ऑफ 1 UK पाउंड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 70 to 80। जैसे ही आपका जो है 70 रुपये से 80 रुपये हो गया, आपके डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस जो है वो क्या हो गई है, एक तरीके से डिप्रिशिएट हो गई है, घट गई है। क्योंकि भाई डॉलर कह रहा हूँ, डॉलर या पाउंड कुछ भी लिखता, आंसर हमारा सेम होता। जो पहले हमें 1 पाउंड लेने के लिए 70 रुपये देने पड़ते थे, अब जो है ना 1 पाउंड के लिए हम 80 रुपये पे कर रहे हैं। भैया ज़्यादा पैसे हमारे यहाँ से जा रहे हैं। तो हमारी जो इंडियन करेंसी है ना, इंडियन, हम डोमेस्टिक करेंसी की बात करें, इंडिया में रहे, तो हमारी जो इंडियन करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी जो रुपीज़ है, वो क्या हो गया है, डेप्रीशिएट हो गया है, ना कि जो है एप्रिशिएट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। डी वैल्यूड मत लिखना, डी वैल्यूड गवर्नमेंट करती है, ठीक है जी। इसके अलावा हम बात करते हैं इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन कह रहा है, सपोज कंट्री एक्स हैज़ मोर इन्फ्लेशन दैन कंट्री वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सिचुएशन टू हैपन इन सच अ केस एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। देखो इसमें कह रहा है क्या, कंट्री एक्स जो है ना, यहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है, और जो कंट्री वाई है वहाँ पे थोड़ा कम इन्फ्लेशन है, एक्स में ज़्यादा इन्फ्लेशन इन कंपेरिजन टू वाई। तो इस केस में क्या होगा, देखो जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा ना, वहाँ पे गुड्स की कीमत क्या हो रखी होगी, ज़्यादा हो रखी होगी। गुड्स का प्राइजेज जो है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हाई हो रखा होगा कंट्री एक्स में। तो कंट्री वाई वाला जो पर्सन है ना, वो क्या करेगा, कंट्री एक्स में एक्सपोर्ट करेगा, और कंट्री एक्स वाला जो है वो वाई से इंपोर्ट करेगा, ठीक है। जहाँ पे सस्ती सामान होंगे उस कंट्री से इंपोर्ट करेगा, और जहाँ पे महंगे सामान जिस कंट्री में मिल रहा है वहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा पैसा मिल पाए सेल करने से। तो अब उसके हिसाब से देखना है, देखो जी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, अ राइज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स टू वाई, जो कि गलत है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कह रहा है क्या, राइज इन कंट्री एक्स। तो भाई एक्सपोर्ट कौन करेगा, कंट्री वाई एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ लिखा हुआ है एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स टू वाई। ये एक सेकेंड क्या, वाई जो है कंट्री एक्स टू कंट्री वाई। तो डेफिसिट ट्रेड बैलेंस, नहीं रुको, अ राइज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स टू कंट्री वाई, कंट्री एक्स से कंट्री वाई को, तो ये गलत है, फ्रॉम कंट्री एक्स टू वाई। अ सरप्लस ट्रेड बैलेंस इन कंट्री एक्स, ये भी गलत है, ट्रेड बैलेंस नहीं होता, डेफिसिट होता है। डेफिसिट बैलेंस फॉर कंट्री एक्स, तो ये आंसर आपका सही होगा, अ डेफिसिट ट्रेड बैलेंस फॉर कंट्री वाई। वाई के लिए गलत रहेगा। देखो ये कंट्री एक्स की बात हम पहले कर लें और कंट्री वाई की बात अलग कर लें समझने के लिए। तो कंट्री एक्स क्या करेगा, इंपोर्ट ज़्यादा करेगा और एक्सपोर्ट कम करेगा। तो जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो यही हमारा डेफिसिट कहलाता है। और कंट्री वाई क्या करेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा और इंपोर्ट जो है वो कम करेगा। तो इसका आएगा क्या, सरप्लस। इसका सरप्लस आएगा कंट्री वाई का। तो जो करेक्ट आंसर है ना, वो इसमें लिखा हुआ है क्या, अ डेफिसिट ट्रेड बैलेंस फॉर कंट्री एक्स। तो एक्स के लिए डेफिसिट ट्रेड कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 का। इसमें क्या लिखा हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि गलत है, ये फॉल्स है। देखो जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट होता है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी वॉलंटरी इनवॉलंटरी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता ही होता है, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता ही है फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स, अजर्शन जो है फॉल्स है। रीजन क्या लिखा हुआ है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल बॉडीज पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिवेलिंग वेज रेट, ये ट्रू है लिखा हुआ। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर जो होगा, अजर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मनी सप्लाई M1 इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स, ये भी गलत है। देखो जब मैं मनी सप्लाई की बात करूँ, कहीं पे कहाँ है ये ना, मनी सप्लाई, तो M1 का मतलब करेंसी डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स होता है। इस क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है क्या, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई M1 में इंक्लूड नहीं करते, जो कि आंसर फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स लिखा हुआ है। भाई ये भी डिमांड डिपॉजिट भी इंक्लूड करते हैं। सेकंड है, मनी सप्लाई M1 रेफर्स टू असेट्स अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग दी फिक्स पर्टिकुलर पीरियड, जो कि हम टर्म डिपॉजिट भी इसको कहते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। तो आंसर करेक्ट आपका होएगा डी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, क्योंकि M1 के अंदर जो है आप टाइम डिपॉजिट को भी कंसीडर नहीं करते। M1 के अंदर क्या करते हो, करेंसी डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। जो टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के साथ होता है वो M2 में आता है, ठीक है जी। तो ये आपका करेक्ट आंसर डी हो गया। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन 10, इफ लीनियर कंजम्पशन कर्व टेक्स अ पैरेलल शिफ्ट डाउनवर्ड
द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, ये राइज होता है। इन सब का आंसर वैसे मैंने क्या है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्टेटमेंट वाइज लिख दिया मैंने आंसर, ठीक है। तो इसका PDF भी जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो। इसमें मोस्टली जितनी डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस हैं ना उन सब के आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप चाहो तो एक बार अपना आंसर जो है यहाँ से वेरीफाई करा के रिवाइज करा सकते हो, ठीक है जी। थ्योरेटिकल एज वेल एज MCQ सारे क्वेश्चंस के मैंने इसमें लिख दिए, 2-4 क्वेश्चन जो आसान वाले उसको छोड़ दिए। अब हम बात करते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन 11, गिविंग वैलिड रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। डिविडेंड रिसीट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। भैया जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड कैपिटल अकाउंट में नहीं होता बल्कि करेंट अकाउंट में आता है। डिविडेंड जो है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है। डेप्रिशिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विल लीड टू प्रमोशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। अब बताओ अगर इंडिया का जो डेप्रिशिएशन, इंडियन करेंसी का डेप्रिशिएशन, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना 70 रुपये इक्वल्स टू मान लो 80 रुपये हो जाता है डॉलर में या पाउंड में। पहले $1 इक्वल्स टू 70 था, अब ये बढ़ के क्या हो गया 80, तो हमारा डेप्रिशिएशन हो गया करेंसी। तो जब 70 से 80 हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक्सपोर्ट को बढ़ा देते हैं और इंपोर्ट कम कर देते हैं। तो इसका आंसर है क्या ट्रू, और इसके साथ में आपको क्या है रीज़न भी देना है। तो इसके रीज़न आप दे दोगे क्या कि ड्यू टू डेप्रिशिएशन इन इंडियन करेंसी, जो फॉरेन गुड्स है ना, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हमें क्या लगता है एक तरीके से हमारे लिए वो क्या हो जाता है कॉस्टलियर हो जाता है बेसिकली। तो हम इंपोर्ट करना कम कर देते हैं और एक्सपोर्ट करना हम ज़्यादा कर देते हैं, इस टाइप से लिखना है। ये लास्ट वाले चैप्टर्स का क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले का। और इसके अलावा जो है जब डिविडेंड की बात करते हैं, डिविडेंड फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर्स का, ये फॉरेन एक्सचेंज का, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। डिविडेंड रिसीट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो डिविडेंड जो होता है ना वो एक तरीके से क्या होता है करेंट अकाउंट का आइटम होता है, ना कि कैपिटल अकाउंट का होता है। कैपिटल अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज जिससे इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो चीज़ था। और एग्जैक्टली बोलूँ कैपिटल रिसीट्स की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच क्रिएट्स ईदर लायबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स। तो डिविडेंड से डिविडेंड जब रिसीव होता है ना तो एसेट्स का कोई डिक्रीज होता है ना लायबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसलिए ये एक तरीके से आपका जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आता है। तो ये आपका एक तरीके से करेंट अकाउंट आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। फिर है क्या ऑप्शन ऑल्टरनेटिव वाले में डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो ये आप आसानी से लिख सकते हो, ये सारे मैंने क्लास में कराए हुए हैं। ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के लिए आप ये वाला चार्ट रेफर कर सकते हो। कहाँ पे लास्ट वाला जो आपका चैप्टर्स है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, तो एकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कहाँ है। एक सेकंड दिखा देता हूँ, डेबिट क्रेडिट ये रहा। तो आप यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हो आसानी से, ठीक है जी। ये रहा ऑटोनोमस आइटम, ऑटोनोमस क्या होता है प्रॉफिट मोटिव होता है हमारा, ठीक है, इकोनॉमिक मोटिव होता है। लेकिन एकोमोडेटिंग आइटम को बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं और ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है और इसे अबव लाइन आइटम भी बोला जाता है, इकोनॉमिक और प्रॉफिट। तो इस टाइप से आप डिफ्रेंशिएशन आसानी से लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, 3 मार्क्स का है। कह रहा है सप्लाई ओनली वन गुड X इज प्रोड्यूस इन कंट्री, आउटपुट ऑफ गुड X ड्यूरिंग 2018-19 where 100 units and 110 units respectively. The market price of product during the 2 years rupees 50 and 55 per unit respectively. Calculate percentage change in real gross domestic product in 2019 as well as in 2018. तो इसके लिए आप यहाँ से कर सकते हो। देखो मैंने जब ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला जो चैप्टर्स पढ़ाया था, एग्रीगेट डिमांड कह रहा हूँ, ये कहाँ गया, मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया था, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो 12th नंबर है ना, हाँ जी। तो इसमें ग्रॉस जो नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर्स पढ़ाया था ना, नेशनल इनकम का है ना ये क्वेश्चन। तो नेशनल इनकम में मैंने इस टाइप का एक एग्जांपल भी करके दिखाया था। ये वाले ज़्यादातर बच्चे जो है छोड़ के आए होंगे मैं, बट स्टिल मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चैप्टर नंबर यहाँ पे था, देखो जी बता देता हूँ। इसका एक आपको छोटा सा डायग्राम भी बना के आपको बताया था मैंने। रियल और नॉमिनल इनकम कहाँ गया, अरे ये कहाँ है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना, परसेंटेज चेंज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये यहाँ पे है ना, ये कहाँ गया यार, रुको एक सेकंड निकालने दो आपकी, अभी आपको दिखाते हैं जी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास के अंदर कराई हुई हैं। ये रहा देखो जी, देखो
यहाँ पे नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको आप बोलते हो क्या, हाँ जी, रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम। तो जब मैं बात करूँ यहाँ पे मार्केट वैल्यू प्राइस और मार्केट वैल्यू एट बेस प्राइस, ठीक है, बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस, क्वांटिटी यानी कमोडिटी, तो ये क्वांटिटी है और ये है करंट ईयर का प्राइस। मान लो ये करंट ईयर का प्राइस है और ये बेस ईयर का प्राइस है, तो ये 2000 मान लो, 18 मान लो और 2019 मान लो, यही दिया हुआ है, 2018-19 दिया हुआ है, ठीक है जी। आउटपुट दिया हुआ है 100 यूनिट और 110 यूनिट। आप यहीं पे टेबल बना देता हूँ ना, 100 यूनिट 110 यूनिट, ठीक है जी, 100 यूनिट और 110 यूनिट, ये 2018 इस टाइप से लिख लो, 2018-2019, ये है क्वांटिटी दी हुई है 2018 की 100 यूनिट, ये दिया हुआ है 110 यूनिट। फिर ये प्राइस भी दिया हुआ है, 2018 का प्राइस दिया हुआ है कितने, मार्केट प्राइस जो है 2 ईयर्स का दिया हुआ है 50 रुपये और ये दिया हुआ है आपका 55 रुपये। तो इस वाले में आपको क्या करना है, देखो जब आप बेस ईयर से जब आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो मार्केट वैल्यू एट करेंट प्राइस आ जाता है। और जब क्वांटिटी को आप क्या करते हो, क्वांटिटी को जब करंट ईयर से मल्टीप्लाई करते हो तो करंट प्राइस आता है, और बेस ईयर से करते हो तो आपका क्या जाता है, बेस प्राइस आता है। तो इस टाइप से आप जो है इंटू करके आसानी से निकाल सकते हो। और नॉमिनल और रियल जीडीपी, तो ये होता है आपका क्या, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, तो ये तो जीडीपी आपका डिफ्लेटर निकल जाता है। तो इस वाले चार्ट से, इस वाले टेबल से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज चेंज इन रियल डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2019 और ये 2018 के अंदर आप बेस ईयर मान के आप आसानी से उस हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन 13 का, जिसमें कह रहा है एज पर द फॉलोइंग न्यूज़ पब्लिश्ड इन द हिंदू 6 अगस्त 2022 मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या लिखा हुआ है जी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। जब आप रेपो रेट इंक्रीज करते हो, बैंक रेट, ठीक है जी, रेपो रेट ये आप इंक्रीज़ करते हो, कैश रिजर्व रेशो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, ये कब इंक्रीज़ करते हैं, इन्फ्लेशन के केस में। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रखा होता है तो हम ये सारे रेट बढ़ा देते हैं। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट हम डिक्रीज़ करते हैं, याद रखते हैं, नाम है रिवर्स उल्टा चलता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे क्या हो रखे हैं, बेसिकली प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाई हो रखा है, तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट और यू से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये सारे रेट बढ़ा देती है। क्यों बढ़ाती है, जिससे क्या हो, लोग जो है लोन लेना कम करें। लोन लेना कम करेंगे तो लोगों के पास, पब्लिक के पास जो पैसे है, इनकम है, वो घट जाएगा, और इनकम घट जाएगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड अपना डिक्रीज़ करेंगे, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन सिचुएशन क्या हो जाएगा, अपने आप में ठीक हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 9 का था, जिसमें इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप वाला हमने चैप्टर जो पढ़ा था, उस वाले चैप्टर का क्वेश्चन था। आगे कह रहा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लाइकली कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। तो कॉज क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा। कॉज ये होएगा कि जब आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा देगी ना, तो उसकी वजह से जो कर्ज लेने का, जो लोन वगैरह लेते हैं ना पब्लिक वगैरह, वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो लोग जो है लोन लेना कम कर देंगे। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज में क्या हो जाएगा, जब लोग लोन लेना कम करेंगे तो उनके पास पैसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो डिमांड जो है वो कम करेंगे, और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन सिचुएशन ठीक हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको लिखना था। 14 क्या कह रहा है, इफ़ प्लान सेविंग एक्सीड प्लान इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी एक्सप्लेन इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए। कौन सा क्वेश्चन है, 14th है ना, 14th का आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया था, देखो जी यहाँ पे। तो ये वाला आप आंसर लिख देना, व्हेन प्लान सेविंग इज मोर देन प्लान इन्वेस्टमेंट देन प्लान इन्वेंट्री would fall below the desired level, and to bring back the inventory at desired level the producers expand the output. More output means more income, rise in output means rise in plan investments, and rise in income means rise in plan savings. तो इस टाइप से आप आंसर, और भी इसके अंदर और थोड़ा सा आप जोड़ दोगे आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा 4 मार्क्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या, 15 एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज गवर्नमेंट एजेंट एंड एडवाइज़र। तो आपको फंक्शंस लिखना है, ठीक है जी। सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन होता है, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, गवर्नमेंट टू बैंक्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, या गवर्नमेंट्स बैंक्स भी होता है, वन ऑफ द फंक्शंस। उसके अलावा जो है एजेंट एंड एडवाइजरी भी होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उसका वो फंक्शंस आपको लिखना है 4 मार्क्स में। तो आप आसानी से लिख सकते हो गवर्नमेंट कौन सा, मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर्स, मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर्स कहाँ पे हैं, तो यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हो फंक्शंस ऑफ। ये मैंने सारी चीज़ें आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको एक बार फिर भी दिखा दे रहा हूँ। जो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो बैंकिंग वाले चैप्टर में आएगा, और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, तो ये रहा, यहाँ पे आ जाओ जी, ये रहा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक कहाँ पर है, वन ऑफ द फंक्शन इज़
बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तो सेंट्रल बैंक का ये रहा फंक्शंस। वन ऑफ द फंक्शन इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सेकेंड वाला, ठीक है जी, सेकेंड वाला फंक्शन। और इसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, बैंकर, एजेंट, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, तो ये पूरा आप इसमें लिख दोगे तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसका और वाला पोर्शन का, डिफाइन रिवर्स रेपो रेट। देखो रेपो रेट का जस्ट उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है जी, ये रेपो रेट का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर्स में, ये बैंकिंग वाला है, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आर बेसिकली एक्सप्लेन इन क्लास। बैंक रेट किसे कहते हैं, एट विच कमर्शियल बैंक्स टेक लोन फ्रॉम आरबीआई, ठीक है जी, तो उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है जी, इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, और बेसिकली जो है शॉर्ट टर्म के लिए जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना डिपॉजिट कर देता है तो उस पर जो आरबीआई इंटरेस्ट पे करती है कमर्शियल बैंक को, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आगे लिखा हुआ है हाउ इंस्ट्रूमेंट हेल्प द कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन बाय, और इसको आप आप इसको एक्सप्लेन कर देना कि भाई क्रेडिट क्रिएशंस कैसे करने में हेल्प कैसे करता है रिवर्स रेपो रेट। फिर है क्या स्टडी, ये पिक्टोरियल ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है इसके बेसिस पे आपको कैटेगराइज करना है इस पिक्चर्स के अंदर, इसमें टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स कितने हैं। तो सिंपल वर्ड में बता दूं, देखो जी, ये जो फीस एंड फाइन्स है ना, और फीस एंड फाइन्स, तो ये आता है आपका किस में, ये नॉन टैक्स रिवेन्यू में आता है, नॉन टैक्स रिसीट्स। और बाकी प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इंडिविजुअल टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और सेल्स टैक्स यानी जीएसटी आजकल बोलते हैं, तो इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो ये आपका टैक्स रिवेन्यू में आ जाएगा। तो इसको आपको कैटेगराइज करके और आसानी से लिख देना था। नेक्स्ट इसके अंदर बी पार्ट कह रहा है गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सेंडिंग मोर एंड प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज like education and health to the poor in light the above statement explain how the government can be budgetary policy in reducing the inequalities। तो ये आपका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है। गवर्नमेंट बजट के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, जो ज़्यादा अमीर लोग हैं, जो ज़्यादा गरीब लोग हैं, पुअर एंड रिच के बीच जो ये खाई है, इसको दूर करने के लिए, इनक्वालिटीज़ ऑफ इनकम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, गरीब लोगों से टैक्स कम लेती है, उनको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, ये सारी सुविधाएँ गरीबों को प्रोवाइड करती है, ताकि क्या हो, अमीर और गरीब के बीच की जो इनक्वालिटीज़ ऑफ इनकम है उसको रिड्यूस किया जाए। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना था, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। 17 का बात करूँ, 17 में आपको क्या बोला हुआ है, कह रहा है क्या, सपोज फाइनेंशियल ईयर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस इज 1100, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाज 1000 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वाज 150 करोड़ एंड नेशनल इनकम वाज 850 करोड़। कैलकुलेट दी डेप्रिशिएशन, ओहो डेप्रिशिएशन पूछा हुआ है, तो इसके अंदर आ जाओ जी, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करा दे रहा हूँ ना, इसमें सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, देखो जी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 17। इसके अंदर ये बोला हुआ है आपको, एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो पहले तो आप लिख लो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितनी रुपीज़ दी हुई है, ये दिया हुआ है 1100। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFI 100 करोड़ और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 150, तो ये आप लिख लो कितना 1100। फिर दिया हुआ है आपको NFIA 100 एंड 150 दिया हुआ है NIT। उसके अलावा एक और भी चीज़ दिया हुआ था आपको, नेशनल इनकम दिया हुआ है 850 करोड़। नेशनल इनकम NNP@FC को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, याद है नहीं याद है, नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP@FC। ये दिया हुआ था कितना रुपीज़ 850 करोड़, सारे करोड़ में। तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपल फार्मूला लगा दो। अगर NNP@FC का फार्मूला अगर आपको याद है, GDP@MP में जब आप क्या करते हो, लेस करते हो डेप्रिशिएशन, लेस करते हो NIT, प्लस करते हो NFIA, तो जाके ये आपका नेशनल इनकम आता है। तो ये आपको फार्मूला लिखना है, ठीक है, बेसिकली ये फार्मूला आपको लिखना है। फिर इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, डेप्रिशिएशन हमें निकालना है, बाकी सारे आइटम्स दिए हुए हैं। तो NNP@FC 850 करोड़, GDP@MP 1100, डेप्रिशिएशन हमें नहीं पता है, फिल इन द ब्लैंक, NIT माइनस में 150 और NFIA 100, ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो डेप्रिशिएशन की वैल्यू आ जाएगी। ये डेप्रिशिएशन है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लिया तो डेप्रिशिएशन इधर लिख लो, ये 1100, 850 माइनस लिख लो, और ये -150 और 100, बाकी सारे ऐसे जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लो, आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। या फिर आप इस टाइप से कर लो, पहले भाई एक लाइन दोबारा से ही लिख लो। चलो ये आप एक काम करो, अगर नहीं आ रहा तो 850 लिख लिया, फिर 1100 में ये 150 और ये 100, तो 150 100 माइनस किया तो ये आपका आ जाएगा कितना 1050 माइनस डेप्रिशिएशन आ जाएगा।
अब डेप्रीशिएशन इधर लिया 1050 माइनस 850 कर दोगे आप, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 आया ना, 300 करोड़। तो ये आ गया आपका डेप्रीशिएशन। एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना, बाकी यही आना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक ना। 8 और 3 11 होता है क्या, 8 2, तो 200 है ना, 200 सॉरी। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, प्लस माइनस अमाउंट, बाकी ये फार्मूला इस टाइप से ही करके आपको बनाना है। तो आंसर जो करेक्ट आंसर आ गया 200, 8 + 2 10 होता है ना। एक बार मैच करा दूँ जरा, -50 करोगे तो 1050, ठीक है। तो ये 200 आना चाहिए आंसर। तो ये आपका हो गया 3 मार्क्स कन्फर्म। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, वाइल एस्टिमेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय एक्सपेंडिचर मेथड, इंटायर फोकस इज ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट। तो ये जो लिखा हो ना, इंटायर रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हो, डोमेस्टिक, तो आंसर इज यस, हम इंटायरली किस पे बात करेंगे, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री का। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, तो हमें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन जब मैं सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूँगा तो आंसर इज यस, और इसी को एक्सप्लेन करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट ऑन एक्सपेंडिचर्स जो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ने करा है, वो भी कहाँ पे, इंडिया में करा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। तो ये आंसर आपको इस टाइप से करके लिखना है, ठीक है जी, विदेशों में नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हटा के। फिर इसका ऑप्शंस वाला हम क्वेश्चंस की बात करें, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस की बात करें, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री वैलिड रेंज। ये देखो, ये मैंने हर बार मैं बताता हूँ कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके अंदर आपसे पूछता है कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से आइटम को एक्सक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। जो प्रिकॉशंस के अंदर मैं पढ़ाता हूँ आपको, जैसे तीनों मेथड के प्रिकॉशंस पढ़ाते हैं, कौन से, जैसे देखो जी आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो लास्ट वाला चैप्टर 4th था, नेशनल इनकम का जो चौथा चैप्टर, उसके अंदर तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस हमें पढ़ने थे। कौन कौन से प्रिकॉशंस, तो देखो बता दूँ, एक तो यहाँ पे शॉर्ट में करके भी लिखा है, विच डू नॉट इंक्लूड और इंक्लूडेड, और ये जो प्रिकॉशंस है इसके अंदर विद रीजन सारे बताए हुए हैं, किसको इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, किसको नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड, और ये 9 आइटम है इंक्लूडेड, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये सारे आपको बताए, इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे दिखा दूँ, इसमें 2 ही पूछा है, कह रहा है क्या, प्रॉफिट ऑन बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया। तो आ जाओ जी, प्रॉफिट ऑन बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया, तो प्रॉफिट ऑन बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया, जो फॉरेन की बैंक है, अगर उसने प्रॉफिट ऑन करा, यहाँ पे देखो, प्रॉफिट ओन्ड बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ अब्रॉड, तो उसको हम ऐड करते हैं। ये बैंक के बारे में पूछा ना, एग्जैक्टली दिखा देता हूँ ना, आपको याद रहेगा, कहाँ गया। बैंक बोलो कंपनी बोलो एक ही बात होती है हमारे लिए, ठीक है जी। तो बैंक ना बोल के आप कंपनी समझ लेना। देखो जी, तो अगर कोई प्रॉफिट अर्नड या ओन्ड बाय इंडियन कंपनी, यहाँ पे ऑन होना चाहिए, प्रॉफिट अर्नड बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेज अब्रॉड, तो उसे भी आप लोग क्या करते हो, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट अर्नड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया। अच्छा, तो ये जस्ट अपोजिट है, फॉरेन बैंक ने या फॉरेन कंपनी ने इंडिया में प्रॉफिट अर्न करा है, तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। आंसर इज नो। ये आप इसमें मान के चलना, कहाँ पे है, रुको दिखा देते हैं जी। कैपिटल गेन, प्रॉफिट इंक्रीज बिल्डिंग, नहीं, सेकेंड हैंड, या फिर चलो यहाँ पे मान लो ना, देखो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो भाई इंडियन कंपनी या इंडियन बैंक जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन बैंक जो है, अगर लंदन में उसका ब्रांच है, वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करेगा तो इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेन की बैंक है, ठीक है जी, फॉरेन की बैंक है और इंडिया में प्रॉफिट कमा रहे, तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं आंसर यहाँ पे सीधा बता दे रहा हूँ, नो, ठीक है। ये ऊपर वाले इसके जो है ना, इसके और ऊपर में जाओगे प्रिकॉशंस, वहाँ पे मिल जाएगा। फिर कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स एसेट्स बाय अ फर्म, तो हमने एक्सपेंडिचर करा है किसमें, फिक्स एसेट्स को अपग्रेड करने के लिए किसी भी फर्म के द्वारा, तो क्या इसे नेशनल इनकम में करोगे, आंसर इज यस, इसे आप यस करोगे, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर करते हो तो एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, क्योंकि जब फिक्स एसेट से करेंगे ना तो उसी को हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, उससे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होता है। तो इसका नो लिखना, ये ऐड नहीं करेंगे, और सेकेंड वाला जो है ऐड करेंगे। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 3 नंबर का, नेशनल इनकम। इसमें आपसे पूछा हुआ है क्या, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम दी फॉलोइंग। डोमेस्टिक इनकम पूछा हुआ है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, NDP@FC। जैसी डोमेस्टिक इनकम पूछा तो इसको NDP@FC बोलते हैं, याद रख लेना। NNP@FC नेशनल इनकम होता है। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कह रहा है क्या, रेंट एंड रॉयल्टीज़ है,
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, इन कैश इन काइंड तो दोनों को लेना होता है, कैश में हो काइंड में उससे कोई मतलब नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, रिटेन अर्निंग्स है, डिविडेंड दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में दिया हुआ है NFIA, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है, एंड चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो गलती मत कर लेना, चेंज इन स्टॉक एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा नहीं, और इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे, इनकम मेथड लगाएंगे। तो ये तो एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में आता है, तो चेंज इन स्टॉक लगेगा नहीं। इसके अलावा NFIA, क्योंकि भाई ये डोमेस्टिक इनकम पूछा है, नेशनल इनकम थोड़े ना पूछा हुआ है, तो ये दोनों को आपको कुछ भी नहीं करना, आइटम नंबर 8 और 10 का कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा हम बात करते हैं क्या, इसका फार्मूला। तो इसको आप कैसे बनाओगे, इसको भी सॉल्व करा दे रहा हूँ। ये देखो जी, नेशनल इनकम वाला जो क्वेश्चन है, नेशनल इनकम वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 17 का और वाला पार्ट। तो इसका 17 ही लिख लेना, 17 का ऑल्टरनेटिव पार्ट है 17 का आंसर नेशनल इनकम का। इसमें आपसे पूछा हुआ है NDP एट FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम, ठीक है जी, डोमेस्टिक इनकम। एक और चीज़ देखो ज़रा, एक सेकंड, ग्रॉस की मैं बात कर रहा था, ग्रॉस वगैरह नहीं दिया हुआ ना, तो यानी कि NDP एट FC, सीधा सीधा डोमेस्टिक इनकम बोला हुआ है, तो NDP एट FC। तो NDP एट FC के लिए आप सबसे पहले इनकम मेथड से क्या करोगे, पहले तो सीधा सीधा ही निकाल दो, NDP एट FC आएगा। इनकम मेथड से तो NDP एट FC आता है डायरेक्टली, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, सिंपल लिख लो भाई, बड़ा आसान दे दिया है। तो इसमें आपको लिखना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, शॉर्ट में लिख दिया। अगर इसको और एक्सपेंड करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं जी, बताओ, सैलरी एंड वेजेस प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS, कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ER, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS, ये आपको क्लास में सिखाया था। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीज़ें आती हैं, रेंट प्लस रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट ना दे तो प्रॉफिट की जगह पे क्या आ जाता है, प्लस मिक्स इनकम। प्रॉफिट अगर नहीं देता है तो प्रॉफिट की जगह पे आप 3 चीज़ें ऐड करते हो, डिविडेंड, ठीक है जी, उसके अलावा कॉरपोरेशन टैक्स और उसके अलावा रिटेन्स अर्निंग। तो ये 3 चीज़ें दी हुई हैं प्रॉफिट की जगह पे। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आप जो है सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS दिया हुआ ही नहीं, आगे नीचे है ही नहीं कुछ, तो आपको बेसिकली इन सबको प्लस कर देना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और डेप्रिसिएशन का भी कुछ नहीं करना, याद रख लेना, डेप्रिसिएशन भी इस फार्मूले में नहीं आएगा, NFIA नहीं आएगा, चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा, और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर दिया हुआ है तो वो भी नहीं आएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो भी आपके किसी भी काम का नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बेकार है, बाकी सबको प्लस कर लो, ठीक है जी, तो आपका आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, सैलरी वेजेस 1700, फिर SSS वाला है नहीं, देखो यहाँ पे कहते हैं सैलरी एंड वेजेस 1700, SSS ये है नहीं, 0 है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, तो देखो जी रेंट एंड रॉयल्टी 1300 है। उसके अलावा इंटरेस्ट दिया हुआ है नहीं, उसकी जगह पे इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट की जगह पे रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड और कॉरपोरेशन टैक्स दिया हुआ है 400, 300, 400, तो ये आ गया आपका 7 और 4 11 आ गया। और उसके बाद जो है आपको तो यहाँ पे लिख लो जी, यहाँ पे आप लिख लो 1300 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 400, और साथ में मिक्स इनकम दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट 0 दिया हुआ है। मिक्स इनकम कितनी दी हुई है, मिक्स इनकम है आपका 1400, तो जब आप इसको 1400 ऐड कर दो, इन सबको आप ऐड कर लो, आंसर कितना आ गया, ये आ गया 11 और ये आ गया 13, ये आ गया 14, तो 13 प्लस 13 प्लस 13 1700, 3900, तो ये आ गया आपका 415, 5600 करोड़ आएगा। एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना, और सिंपल बोलूँ तो आप इन सबको ऐड कर देना। कैलकुलेटर कहाँ गया, एक सेकंड दो, हाँ जी। तो NDP एट FC के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन सबको ऐड करना है, बाकी इन सबका कुछ भी नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने ये जो है नेट इनडायरेक्ट डेप्रिसिएशन, NFIA, चेंज इन स्टॉक, ये सब ऐड प्लस या कुछ भी करा होगा उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम अगर हम इनकम मेथड से करते हैं तो इसका फार्मूला भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है ये राजी, सीधा सीधा देखो, इनकम मेथड से डायरेक्टली NDP एट FC आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम होता है, ठीक है जी। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, इन सब के लिए आपको यहाँ पे इनकम मेथड डिटेल में कराया था, तो उसकी जगह पे आप फार्मूला क्या लिखते हो, ये वाले लिखते हो। तो वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट, रॉयल्टीज़, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट ना दिया हो तो उसकी जगह कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये आपका बेसिकली फार्मूला बनता है। तो इससे हमने क्या करा, एक बार 1300 प्लस कर लो, प्लस
वेजेस 1700 प्लस कर लिया आपने, फिर है 400, ठीक है जी। कॉर्पोरेशन टैक्स भी आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, फिर आएगा रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड, तो इसका भी 700 कर लो जी, 400 और प्लस 300 दोनों कर लिया हमने, और लास्ट में 1400 कर लो, तो ये आ गया 5500 आ रहा है क्या, 4 8 3 11 17 13, यहाँ पे 5500 आए हैं, 55 आए। एक बार दोबारा से मैच करा लो, 56 नहीं, एक बार कैलकुलेशंस देख लेना, 55 ही आएगा, दोबारा कर लेता हूँ। 1300, फिर आ जाएगा आपका 1700, 3000 हो गया ये, और ये 3000, 4 4 3 8 और 3 11, तो प्लस कर लो 1100 और प्लस कर लो 1400, तो यस, तो 5500 आएगा, 5500 करोड़ आएगा करेक्ट आंसर, ये सही कर लो जी। 5500 करोड़ लैक्स जो होएगा, तो रुपीज़ 5500, दिस इज़ दी राइट आंसर। NDPAT FC आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, 17 का आंसर। तो ये आपका अगर 5500 आया तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज जिसने भी कुछ गलत किया हुआ है उसका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें जोड़ के और बता दिया है। इसमें जो येलो से करा है हाईलाइट, उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है जी, उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट बी का। देखो जी, हमने यहाँ तक पार्ट ए करा दिया, आपको डिटेल में पूरा एनालिसिस करा रहा हूँ, ठीक है जी, आपके पूरे क्वेश्चंस का। अब बात करते हैं इंडियन इकॉनमी की। तो इंडियन इकॉनमी में देखो, पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है 18 से लेके 27 तक के, वो 1 मार्कर वाला है। तो इसमें लिखा हुआ है डैश इज अपेक्स इंस्टीट्यूशन विच प्लान्स इवेल्युएट्स पॉलिसी रिलेटेड, और इंडियन इकॉनमी तो और भी आसान होता है, यू नो वेरी वेल। तो इसमें आपका हो जाएगा नाबार्ड। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस स्टैगनेंट पहले चैप्टर्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर लैंड सेटलमेंट की वजह से जो है ये बहुत दिक्कत आई थी, ठीक है जी। तो इसका आंसर बी होएगा। फिर है क्या, क्वेश्चन 20, इन अ फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आउटपुट वाज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू, पहले फेज में जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने करा था तो उसमें मेनली वीट और राइस का प्रोडक्शन पहले फेज में हुआ था, उसके बाद हमने उसमें और भी कई सारी चीज़ें जोड़ दिया था। तो जिसने कॉटन जूट लगाया उसका आंसर गलत है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है वीट एंड राइस। डैश इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो PC महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस, ठीक है, PC महालनोबिस, तो ये आंसर होएगा, ना कि ये सब कोई भी मत लगाना। तो करेक्ट आंसर है बी। फिर हम 21 की बात करें, 21 कह रहा है क्या, द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन चाइना इन 1950 एंड चाइनाज ग्रोथ इज़ मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। तो यहाँ पे आप इसमें करेक्ट आंसर 1 लगाना, क्योंकि चाइना का जो ग्रोथ है ना, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही नहीं है, ठीक है, और भी कई सारे सेक्टर उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है सही नहीं। फिर हम बात करते हैं इसका ऑल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। इसमें कोई कई बच्चों को डाउट आ रहा था, तो आप ये वाला कर सकते थे, ये आसान था, ऑप्शन बी वाला क्वेश्चन आसान था। इसमें कई बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया, जो कि गलत है, आपको होना चाहिए वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म वाज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान। इसमें बोला है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो भाई पाकिस्तान ने कभी भी वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई नहीं, वो तो चाइना ने अपनाया था, ठीक है जी, और बाकी ये सारे स्टेटमेंट सही है एक तरीके से। तो जो इनकरेक्ट था वो लगाना है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किसका, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होएगा, क्योंकि इसमें ब्रेन ड्रेन भी आता है, राइजिंग पॉपुलेशन भी आता है, लो एकेडमिक भी आता है, लेकिन चेंज इन सोशल आउटलुक ये नहीं आता। तो आपका करेक्ट आंसर जो होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जब आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे से आ जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली किस चीज़ से होता है, तो ह्यूमन का जो कैपिटल फॉर्मेशन, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो भी लोग हैं ना, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बनेगा, तो अगर हम उनको पढ़ा लिखा के स्किलफुल बना दे, नॉलेजेबल बना दे, उनको अच्छा अकेडमिक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करा दे, ब्रेन ड्रेन करा दे, तो ये सारी उनके जो है ना स्किल, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है उनको स्किलफुल बना दें, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह दे के, तो ये होता है। तो यहाँ पे देखो जी, अगर लो अकेडमिक होएगा तो इससे क्या होगा, उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होएगा। अगर ब्रेन ड्रेन कर दिया जाए, ठीक है जी, तो उससे भी नहीं होगा। पॉपुलेशन राइज होने से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता। चेंज इन सोशल आउटलुक्स, तो ये आपका जो एक्सेप्शन है, अलग है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से एसोसिएटेड है ही नहीं। तो ये 3 पॉइंट जो है एसोसिएटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर हम उसके बाद बात करें किसका, क्वेश्चन नंबर 23 का। इसमें कह रहा है क्या, अजर्शंस दिए हुए हैं। अजर्शंस कह रहा है ड्यूरिंग 1980s इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वाज मोर देन इंडिया एंड Pakistan followed the path of mixed economy structures with equal participation
ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। तो इसका जो है ना आपको आंसर ए लगाना है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड करेक्ट रीजन। तो 1980 के आसपास जो है पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था, हमारे इंडिया से ज़्यादा था। एक बार इसका कंफर्म कर लेना, रुक जाओ मैं कंफर्म कर ही देता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि इसका आंसर होगा यही। हाँ जी, तो इसका आंसर जो है ना, देखो ये ए मत लगाना, इसका आंसर जो है सही आंसर होना चाहिए बी। देखो है तो दोनों ट्रू, अजर्शन भी ट्रू है, और ये जो रीज़न है ना ये फुल्ली जो है ना ये 100% ट्रू नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है जी, ये फॉल्स है, अजर्शन फॉल्स है और आपका रीज़न फॉल्स है, अजर्शन 100% ट्रू है। कैसे है अभी आपको एक्सप्लेन कर देते। देखो 1980s में पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था पाकिस्तान का, ये तो 100% ट्रू है। तो यहाँ पे लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है जी, बट देखो जी रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न जो है ना इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशंस, ये 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स का मिक्स इकॉनमी की वजह से, मिक्स इकॉनमी की वजह से जो है इकॉनमी ग्रोथ नहीं हुआ था, बल्कि उस टाइम पे क्या था ना, पाकिस्तानी बहुत सारे लोग भी जो है फॉरेन, यहाँ पे जो है ना फॉरेन जो एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा आया था, एक्सपोर्ट वगैरह गुड्स का, और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो है बाहर जाके विदेशों में जाके बहुत सारे आमदनी वगैरह इनकम वगैरह अर्न करा था काम करके, तो उससे जो है बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा आया था 1980 के आसपास। तो इसकी वजह से जो है पाकिस्तान का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो सिर्फ और सिर्फ मिक्स इकॉनमी की वजह से जो है पाकिस्तान का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ 1980s में इंडिया से ज़्यादा नहीं था। तो आप इसका करेक्ट आंसर जो लगाओगे, बहुत बच्चों ने ए लगाया है, इसका आंसर होना चाहिए क्या, बी ऑप्शन शुड बी दी राइट ऑप्शन। तो ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन कौन सा 23rd नंबर क्वेश्चन का आंसर। फिर मैं बात करूँ कि इसका क्वेश्चन नंबर 24 का, तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है क्या, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फंक्शंस ऑफ एन इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर होएगा क्या, लैंड डिग्रेडेशन। ये कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट ऑप्शंस कौन सा, इनकरेक्ट फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का फंक्शंस क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, कह रहा है क्या, सप्लाइज रिसोर्सेज, एनिमेट्स वेस्ट, प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। तो ये सब सारे आंसर सही हैं। जो इनकरेक्ट है, लैंड का डिग्रेडेशन जो होता है इन्वायरमेंट का फंक्शन नहीं होता है। फिर आगे क्वेश्चन 25 कह रहा है, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स शेड्स कहते हैं, इंडिया में भी, इंडिया में बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है बेसिकली कौन से एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बेसिकली जो अंडर डेवलप्ड एरिया होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास वगैरह नहीं होता, तो गवर्नमेंट जो है उस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स घोषित कर देती है, यानी कि इंट्रोड्यूस कर देती है, और वहाँ पे लोगों को बहुत सारे टैक्स एडवांटेजेस दिया जाता है कि कोई कंपनी वगैरह वहाँ पे इनकॉर्पोरेट वगैरह कराएगा, बिजनेस करेगा, तो जो है गवर्नमेंट उसको टैक्स वगैरह में छूट देती है, सब्सिडीज देती है, ताकि वो एरिया डेवलप हो जाए। तो उसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं। तो कह रहे क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी हैड लेड टू ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो टू चाइना। तो टू चाइना, आगे क्या कह रहा है, चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज द रिजल्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1981। हाँ, तो ये तो आंसर जो है आपका क्या है, इसका आंसर भी एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर भी बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। इसका एक बार आंसर आप करेक्ट कर लेना। रुको मैं आपको करेक्ट करके भी बता देता हूँ, रुको। देखो जी, ये जो आंसर है ना, इसका आंसर जो है ए ही सही है। हाँ जी, यहाँ पे देखो ये जो 1981 है ना, ये होना चाहिए 1979। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में 1979 में आया था। ये जो सबसे लास्ट चैप्टर है आपका ना, कंपैरिजन इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट वाला जो है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो इकोनॉमी का जो कंपेयर करना है, उस चैप्टर्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये चाइना वाला कंफर्म इसलिए कर रहा था बिकॉज देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इंडिया में भी है, हर कंट्री में हो सकता है। तो चाइना वालों ने अपने यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो क्या करा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है पॉलिसी स्टार्ट करा, तो जिसकी वजह से चाइना में भी क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आया था। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है, इंडिया में भी आता है, अगर इंडिया भी होता तो भी ट्रू होता। तो चाइना में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी के तहत। और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ना, वो किसकी वजह से हुआ, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से वजह से हुआ। बट इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है 1981 में नहीं आया था, 1979 में हुआ था चाइना के अंदर। तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। क्वेश्चन 26 की बात करें, कह रहा है क्या, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना कमेंस्ड इन द ईयर ऑफ 1956। गलत है। बोथ इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल फॉलोइंग यूएसएसआर। तो ये भी गलत है। वी नो इंडिया क्या है, मिक्स इकोनॉमी है, चाइना अभी भी जो है ना सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आता है चाइना जो है, ठीक है जी। और रही बात क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान
फर्स्ट 5 हाँ जी, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन चाइना, हाँ जी, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना है ना, वो बेसिकली कब हुआ था, 1953 में हुआ था, ना कि 1956 में हुआ था। 1953 में स्टार्ट हुआ था और हमारे इंडिया में 1951 से स्टार्ट हुआ था, करेक्ट। तो इसलिए जो है फर्स्ट वाला जो है स्टेटमेंट जो है क्या है आपका गलत है, सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब देखो यहाँ पे डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन आना है, तो ऑप्शन सी और डी तो 100% गलत पहले ही लगा देना, जिसने ये लगाया वो गलत है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर में तो टोटल पॉपुलेशन आना चाहिए, और बच्चों ने इसमें गलती क्या क्या होगा, कईयों ने बी ऑप्शन लगा दिया होगा जो कि गलत है। करेक्ट आंसर ए होएगा, बिकॉज जो टोटल वर्कर्स न्यूमरेटर में नहीं आना, टोटल वर्कर्स नहीं आना न्यूमरेटर में। ये जब वर्कर पॉपुलेशन रेशो बोलता है ना, तो जो टोटल लेबर फोर्स होता है, जितने भी लोग काम करने के क्या होते हैं, एबल होते हैं, ठीक है, उन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो जब हम वर्कर पॉपुलेशन रेशो निकालते हैं तो टोटल लेबर फोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 3 मार्क्स का है, तो ये तो आपको खुद ही लिखना है। ये कुछ पिक्चर दिया हुआ है, कह रहा है इंटरप्रेट द सिचुएशन ऑफ द अर्थ एज डिपिक्ट इन दी गिवन पिक्चर्स विद रेफरेंस टू द करंट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में बताया हुआ है, तो आप बता दोगे आजकल ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सब चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका अर्थ है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो इसके बेसिस पे आपको इस पिक्टोरियल से आपको कहानी लिखना था 3 नंबर में। फिर कह रहा है 29, इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया मोर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर इंगेज्ड इन वर्क येट दी ग्रॉस इनकम ऑफ द फैमिली इज जनरली लो। करेक्ट है, एकदम सही बोला है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटेड इन दी अबव स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन पैराडॉक्स। तो ये देखो, ये जो चैप्टर्स है बेसिकली आपका इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर था ना अनएम्प्लॉयमेंट वाला, उसके अंदर पढ़ना था मेनली क्या, कि जब एक ही मान लो किसी एक फैमिली के पास एक छोटा सा खेत है, ठीक है, और उस खेत को उस खेत में काम करने के लिए 2 लोग सफिशिएंट है, बट सारे फैमिली मेम्बर 5-7 फैमिली मेम्बर है, वो सारे उसी छोटे से खेत में ही काम किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, उनका जो आउटपुट है, उनका जो प्रोडक्शन है, वो क्या होगा, कम होएगा, ज़्यादा नहीं होएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि रूरल एरियाज में क्या होता है ना, कि मोर मेंबर जो हैं किसी भी फैमिली का इंगेज इन वर्क है, लेकिन ग्रॉस इनकम जो है उनकी कम है, जनरली लो होती है उनकी फैमिली। इसका पीछे एक तो ये रीज़न है, दूसरा ये भी रीज़न है कि भाई गांव में, रूरल एरियाज़ में जो है जो वेजेस है वर्कर वगैरह का वो कम मिलता है, ठीक है जी। वो वहाँ पे मेहनत का ज़्यादा करते हैं, उनको जो है लेबर इंटेंसिव और यू कैन से वेजेस, सैलरी, ये जो क्या कहते हैं, काम के बदले जो पैसे मिलता है वो बेसिकली कम मिलता है। तो ये 100% सही कह रहा है। क्या आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये आप वही अनएम्प्लॉयमेंट आप उसके अंदर आप लिख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर्स में। इसके अलावा और में क्या लिखा है, एक्सप्लेन दी रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट सिस्टम इन मीटिंग। और वैसे मैं बता दूं ना, देखो इन सब का आंसर ना मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया था, आप चाहो तो यहाँ से आप आंसर कॉपी कर सकते हो और आप अपना आंसर मिला लेना, ठीक है। एक्सप्लेन दी रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पुअर। तो ये सारे मैंने आंसर यहाँ पे बना के PDF जो है टेलीग्राम चैनल, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है और यू कैन से वहाँ पे PDF सेंड कर दिया, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो अगर जिसको कुछ करना है डाउनलोड और मैच कराना है। तो ये आंसर भी आसानी से आप लिख सकते थे। क्वेश्चन 30 कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, बहुत ही आसान है, 1 मार्क का। फिर कह रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसका भी आंसर जो है, इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है क्या है, एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म प्रोसेस। तो आंसर इज़ यस, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है। इसके अंदर ये 2-4 पॉइंट्स आपको लिखने थे तो आपके नंबर मिल जाते, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करना है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट एक्सप्लेन 2 मेन कॉजेज बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल। तो उन्होंने इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट क्यों करा था, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर बार, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जैसे रेलवे, रोड, स्पोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, इन सब का डेवलपमेंट क्यों करा था, वो अपने लिए उन्होंने करा था। ये सारे के रीजंस लिखने हैं, इसमें से कोई सा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। इसमें 2 ही बोला हुआ है, 2 ही, मेन कारण 2 ही है, तो 2 ही आपको एक्सप्लेन करना है।
स्टेट विद वैलिडिटी रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शंस आर द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। आंसर इज यस, ये ट्रू है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है भाई। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन दोनों इंक्रीज होगा ही होगा। राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट द कॉज फॉर द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लिखना क्या, जो राइजिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है तो इज़ नॉट द कॉज ऑफ क्वालिटी, तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉल्स। ठीक है जी। तो इसकी वजह से जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है पॉपुलेशन राइज होने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो नॉट दी कॉज, तो वो कॉज है बेसिकली। ठीक है। इसके अलावा 32 क्या है, तो ये भी आपका एक टेबल दिया हुआ है, इसमें भी आपको ये खुद से ही करके बताना है। ये कह रहा है कि आपको कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनुअल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो ये इंडिया और चाइना का 1980-90 से 1570 तक का ये दिया हुआ है, इंडिया और चाइना। यहाँ पे बताया हुआ है 1980 से 1990 के बीच इंडिया का जीडीपी जो था वो 5.7 और चाइना का 10.3, और 2015-17 में ये क्या हो गया, इंडिया का बढ़ के इंक्रीज़ होके 7.3 हो गया, लेकिन चाइना का डिक्रीज़ हो गया। तो आपको बस एनालाइज करके कंपेयर करके आपको एक्सप्लेन करना है, तो बताना है कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, एक तरीके से ग्रो कर रहा है, बिकॉज इसका जीडीपी रेट ग्रो हो रहा है, हाई इंक्रीजिंग होते चला जा रहा है। तो इंडिया जो है रैपिडली जो है अपनी इकोनॉमी को ग्रो, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और चाइना का क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। तो वी कैन सिंपली से कि इससे ये पता चलता है कि चाइना जो है डेवलपमेंट नहीं होएगा, मतलब कम रेट से डेवलप्ड हो रहा है, आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये इस डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अभी करंट में तो 2022-23 चल रहा है, तो अभी तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा जो है बात करें 33, तो इसमें कह रहा है क्या, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ये कह रहा है ये पैराग्राफ है, जैसे इंग्लिश में होता है, ये आप पढ़ लो। WTO के बारे में यहाँ पे दिखा हुआ है, WTO के बारे में बोला हुआ, कह रहा है स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स। तो इसी में से आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताने, नेम 2 स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बनाने ला है, मतलब आंसर जो है ये सेंटेंस पढ़ना, और लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लो जी, और इसी से आंसर लिखना था इसमें। लास्ट क्वेश्चन पढ़ लो 34, कह रहा है डिफाइन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, स्टेट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिस्कस हाउ डज इट हेल्प इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इसके ऑल्टरनेटिव वाला अगर चाहो तो कर सकते हो, डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेन अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंटल विद एग्जाम्पल। तो इसका भी आंसर, इसका भी सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप चाहो तो यहाँ से करके अपना सॉल्यूशन लिख सकते हो, क्वेश्चन 34 का बी पार्ट। ठीक है जी, और ये 34 का बी वाले का फर्स्ट पार्ट भी है और सेकंड वाला पार्ट भी है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बता दिया है, और इसका तो आसानी से आप जो है बुक से आसानी से लिख सकते हो। इसका भी मैंने ऊपर में बता दिया था, क्वेश्चन बी का भी। ठीक है, स्टेट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह का भी, ये सारे मैंने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, डिफाइन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। आप यहाँ से चाहो तो कर सकते हो, बाकी आप अपने किताब से भी अगर आपने सही से पढ़ रखा है तो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने जो है एनालिसिस करके बता दिया। ओवरऑल देखूं तो पेपर जो है ना वो एवरेज आया था, आप इसको ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते, ठीक है, ना ही ज़्यादा आसान कह सकते, तो एवरेज आया था। ठीक है, जिन बच्चों ने थोड़ा अच्छे से मेहनत करके पढ़ के गए तो उनको ये पेपर आसान ही लगा होगा। तो ये सेट 3 है, और सेट 2 और 1 बेसिकली उसमें सारे सिमिलर ही क्वेश्चन, बस क्वेश्चंस का जो नंबरिंग है ना वो आगे पीछे किया है और कुछ भी नहीं। तो आप, आई होप आपका जो ये इकोनॉमिक्स का पेपर है वो अच्छा गया होगा। अब आप जो है अपनी तैयारी करो, BST के लिए 7 दिन है आपके पास। ठीक है जी, तो उसका जो है अच्छे से प्रिपेयर करो। और मैंने जो है बिजनेस स्टडी के 12 के 12 चैप्टर्स का जो है रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना चैप्टर जो है रिवाइज कर सकते हो। कोशिश करना 7 दिन है तो भाई सो मत जाना, 2 और 3 दिन में ही। ठीक है जी, 1-2 दिन में, मतलब आज चलो रेस्ट कर लो, कल और परसों 2 दिन मिला के पूरा का पूरा 12 के 12 चैप्टर जो है रिवाइज कर लेना, और फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। सैम्पल पेपर 7 दिन मिले हैं तो डेली जो है ना 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करो 3-3 घंटे लगा के सुबह शाम, तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया चला जाएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, एंड नेक्स्ट वाले पेपर्स के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और 80 में 80 क्वेश्चन बना के आना और अच्छे से अच्छे नंबर मार्क्स लेके आना। फिर मैं मिलूंगा आपसे जो है बिजनेस स्टडी वाले का पेपर के दिन। ठीक है, उसके क्वेश्चंस का भी, क्वेश्चन पेपर का मैं एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस जो है करा दूंगा, उसका भी रिकॉर्ड करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अकाउंट्स वाले लेक्चर्स में भी मिलेंगे।